नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस कर चुका है ना, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अगेन ये बच्चे आज 6 अप्रैल 2023 को जेई मेन 2023 का जो सेशन 2 था, उसका जो फर्स्ट पेपर था, आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें जिन बच्चों ने वो पेपर दिया उनकी मेमोरी पर आधारित ये सवाल है हमारे पास, उन बच्चों ने बताया है ना। तो कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं, 8 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका पहले। तो इन द अगेन ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बार्नवेल थ्योरम से, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग and the end is √6/1, then we have to find the third term from the beginning. तो इस तरह के सवाल शीट वगैरह में भी हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, एक तो फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना है और एक फ्रॉम द एंड निकालना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट हम जानते ही है ना कि x प्लस ए होल पावर n अगर हमारे पास लिखा हुआ है, इफ x प्लस ए होल पावर n, और अगर मुझे यहां से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, TR + 1 = NCR x to the power n minus r into a raised to power r। अगर मुझे बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैं इसे निकाल लूंगा। अगर मुझे इसके एक्सपेंशन में एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं हम, और जो इसमें एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है वो मैं यहां बिगिनिंग से निकाल लूंगा ना। तो हम देख रहे हैं भाई हमें यहां से निकालना है, ये एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो पहले मैं फिफ्थ टर्म निकालता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसको मैंने ऐसा लिख लिया ना, 2 to the power 1/4 प्लस 3 to the power -1/4 एंड होल पावर n। अब मैं यहां बिगिनिंग से निकाल रहा हूं फिफ्थ टर्म, तो फॉर्मूला लगा दूंगा, T4 + 1 = NC4 x 2 to the power 1/4 होल पावर n -4 एंड 3 to the power -1/4 होल पावर 4। दिस इज द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं ना, तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा, NC4 दिस इज 2 to the power n -4/4 और इंटू 3 to the power -1 आ जाएगा। अब मुझे इसी के एक्सपेंशन में से फिफ्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। तो अगर मुझे इस एक्सपेंशन में से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स और ए को इंटरचेंज कर दूंगा ना, मैं एक्स और ए को इंटरचेंज कर दूंगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मुझे यहां निकालना है, तो इसके लिए यहां से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए मैं इसको उल्टा लिख दूंगा ना, और मैं इसमें से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लूंगा। अब यहां से फिफ्थ टर्म जो बिगिनिंग आएगा वो डेट इज सेम एज फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपेंशन। तो इसके लिए अगेन वो सेम प्रोसीजर लगा दूंगा मैं ना। तो अगेन इसके लिए अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालना चाहूंगा तो अगेन NC4 x अब यहां हो जाएगा 3 to the power -1/4 होल पावर n -4 एंड 2 to the power 1/4 होल पावर 4। ये इस तरह से आ जाएगा बच्चों। पर अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इनका रेशियो मुझे दिया हुआ है √6/1। बस अब ये रेशियो मुझे यूज करना है, और रेशियो का यूज करके मैं यहां से कुछ n वगैरह निकाल पाऊंगा, और n आने के बाद मेरे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा, n फ्रॉम आसानी से हम थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लेंगे ना। तो रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है, और यहां से रेशियो निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से हम। इसको देखते हैं रेशियो कितना आ जाएगा यहां पर। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो ये रेशियो दे रखा है बेसिकली मुझे, NC4 ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, वो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, अपॉन NC4 दिस इज कितना आ जाएगा, दिस इज 2 raised to power 1, दिस इज 2 raised to power 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 raised to power -n -4/4, 3 raised to power n -4/4 एंड दिस इज इक्वल टू √6। ये दिया हुआ है बच्चों अपने को ना, बस अब ये सिंप्लीफाई करना है, और यहां से मैं n कैलकुलेट करने के बारे में सोचूंगा ना। तो ये सब मैं आई थिंक मैं रब कर सकता हूं उनको ना, यहां से मैं n कैलकुलेट करने के बारे में सोचता हूं बस। तो NC4 से NC4 कैंसिल हो जाएगा है ना, इन सबको ऊपर ले जाते हैं हम। तो व्हाट डू वी गेट, दिस इज 2 to the power n -4 -4/4। ये इसको ऊपर ले गया मैं, तो एक्सपोनेंट को सेपरेट कर दिया हमने ना। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा अगेन वी गेट दिस इज 3 to the power n -4/4 -4। ये ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू √6। दिस विल बी इक्वल टू √6। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना, मतलब दोनों का एक्सपोनेंट सेम आ गया ना, तो इनके बेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं ना। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं यहां से n की वैल्यू निकाल पाऊंगा बड़ी आसानी से ना। तो दैट कैन बी रिटन एज 6 to the power, दैट इज 6 to the power n -8/4 will be equal to √6।
पर अब मैंने एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लिया तो वी गेट n माइनस 8/4 इज इक्वल टू 1/2 एंड देयरफॉर वी कैन से n इज इक्वल टू 10। और अगर n बराबर 10 आएगा तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बस n बराबर 10 आ गया, n बराबर 10 आने के बाद मैं थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल सकता हूं ना। तो जैसे ही n 10 आएगा हम थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। n ही चाहिए था हमें, तो हमें n अगर 10 आ गया तो 2 टू द पावर 1/4 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/4 होल पावर 10। यहां से मुझे थर्ड टर्म निकालना है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लो आप चाहो तो पहले, उसके बाद निकाल सकते हैं। तो सिंस टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू NCR into x 2 to the power 1/4 whole power n minus r into a raised to power r 3 to the power minus 1/4 whole power r, and for the third term we put r बराबर 2। therefore third term from the beginning is equal to tan c2 into r को 2 रख रहा हूं मैं ना, और n कितना आ गया 10 आ गया हमारे पास, n बराबर 10 आ गया हमारे पास। तो r को 2 रखने से 8 आ जाएगा और 8 रखने से 2 raised to power 2 आ जाएगा वो, और r को क्या रख रहे हैं हम 2 रख रहे हैं तो दैट इज √3, दिस इज 1/√3। बस अब ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो tan c2 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा आई थिंक है ना। तो tan c2 इज 45, तो 4 इंटू 45 आ जाएगा। बस अब तो सिंपल कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आंसर निकालना है ना। तो दैट विल इक्वल टू 45 इंटू 4 अपॉन √3, तो इट विल बिकम 15 इंटू √3, और 15 इंटू √3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर थर्ड टर्म विल कम आउट टू बी 60√3। तो ये भी आई थिंक मैं आसान की कैटेगरी में काउंट करूंगा इसको भी है ना। तो आंसर विल बी 60√3, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 60√3 आएगा ना, 1 नहीं है इसका करेक्ट आंसर 4 आएगा बच्चों, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, 60√3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। वेक्टर 3D से रिलेटेड सवाल है ना। द इमेज ऑफ द पॉइंट अबाउट दिस प्लेन इज Q। P पॉइंट हमें गिवन है, P पॉइंट का प्लेन के अबाउट मिरर इमेज निकालना है, वो Q आएगा। R पॉइंट हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है। इफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P अबाउट दिस प्लेन इज Q, then we have to find the area of triangle PQR where R is 4, 10, 12। ये पॉइंट दिया हुआ है ना। तो मिरर इमेज निकालने का जैसे 2D में फॉर्मूला होता है ऐसे मिरर इमेज निकाल सकते हैं ना। तो मैं इस पॉइंट का प्लेन के अबाउट मिरर इमेज निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला जानते हैं हम x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, y माइनस y1 अपॉन b इज दैट इज इक्वल टू -1 एंड z माइनस z1 अपॉन c, और वो कितना आ जाएगा c इज 3 इज इक्वल टू -2। मिरर इमेज निकाल रहे हैं, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, इस P पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x को 1 रखा मैंने, y को मैं 2 रखूंगा, z को मैं 3 रखूंगा तो वी गेट 9 -2 आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एन प्लस c स्क्वायर इज 9। बस ये सिंप्लीफाई करना है मुझे। यहां से जो x y z आएंगे वो P पॉइंट का उस प्लेन के अबाउट मिरर इमेज आ जाएगा हमारे पास है ना। तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर कितना बचेगा 7 और ये नीचे कितना आ रहा है 14 आ रहा है आई थिंक है ना। तो ये आ जाएगा -1, दिस विल कम आउट टू बी -1। बस अगर मैं फर्स्ट रेशियो को -1 के बराबर इक्वेट करता हूं तो व्हाट वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू -1, वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 3 एंड वी आर गेटिंग z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। तो जो पॉइंट Q आ गया हमारे पास दैट इज इक्वल टू -1, 3, 0 आ गया। दिस इज द पॉइंट Q। P हमें दिया हुआ है, R भी हमें दिया हुआ है। अब तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हमारे पास हो गए, बस उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अपन है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास P पॉइंट हमारे पास था 1, 2, 3, ये आ गया -1, 3, 0 और दे रखा है 4, 10, 12। तो उसके बाद हम अब आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर ना। एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया मैंने और ट्रायंगल का एरिया निकालना है बस मुझे ना। तो PQR ट्रायंगल का एरिया निकालना है। P पॉइंट हमें दिया हुआ था 1, 2, 3, Q पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया और आई थिंक वो आया -1, 3, 0, और जो पॉइंट R दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ शायद 4, 10, 12। कंफर्म कर लेते हैं एक बार है ना। P is 1, 2, 3, Q is -1, 3, 0 and this is 4, 10, 12। तो आ गया 4, 10, 12, -1, 3, 0 और 4, 10, 12 आ गया। बट इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो एरिया निकालना जानते हैं हम। द एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ PQ क्रॉस PR। इस ट्रायंगल का जो एरिया आ जाएगा द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ PQ वेक्टर एंड क्रॉस PR वेक्टर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ना।
अब पी क्यू वेक्टर में निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैं निकालना है ना, और पी क्यू वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए क्यू में से पी को माइनस कर दिया है ना, तो -2i, 3 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो +j आ जाएगा, 0 में से इसको माइनस करूंगा तो -3 क्या आ जाएगा ना। एंड पी आर वेक्टर भी निकाल सकते हैं, r में से p को माइनस कर देंगे ना, तो 4 - 1 is 3, तो 3i, अगेन 10 - 2 is +8j, and that is 12 - 3 is 9k, and by using determinant हम pq cross pr निकाल सकते हैं ना। therefore pq cross pr vector is equal to determinant ijk and -2 1 -3 and 3 8 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। मतलब यहां से मैं इस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ ijk निकाल लूंगा, इसका मॉड निकाल लूंगा मैंने, तो 9 और +24 33 आ जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 33 -j -18 and +9 -18 and +9 is -9 plus k, -18 आएगा और +9 आ जाएगा, तो माइनस का 9 बचेगा, -16 and -3 -19, so this will be this. Therefore the required area is equal to 1/2, और इसका मैं मॉड निकाल लूंगा, जो पी क्यू क्रॉस पी आर आया इसका मॉड निकाल लूंगा, तो 33 का स्क्वायर कैलकुलेट कर दूंगा, दिस इज 33 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 19 स्क्वायर इज 361, पर इसको ऐड करना है, तो 33 का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 33 का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 33 का स्क्वायर कैलकुलेट करने को कितना आ जाएगा, 9999, दिस इज 9098 1089, तो 1089 आ जाएगा ना, दिस इज 1/2 1089 आ जाएगा, और 1089 के अंदर फिर मैं इसको ऐड कर देता हूँ ना, सही किया ना मैंने, 9 आ जाएगा, 9 से 18 आ जाएगा, 18 से 1 जाएगा कैरी, तो 1089 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4s आ जाएगा ना, ये ऐड करने पर ही आ जाएगा, बस इसमें ऐड कर दो उसको आप, तो 1/2 की जगह 1/2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, एंड दिस विल कम आउट टू बी 1531, तो आंसर विल कम आउट टू बी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1531 1531 1531 1531, दिस इज द करेक्ट आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 1531 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपली इसमें मिरर इमेज निकालना था हमें, जो 2D का फॉर्मूला होता है वही हमें 3D में एक्सटेंड कर दिया हमने, और इसको भी आसान की कैटेगरी में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड या इंटीग्रेशन से रिलेटेड। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द फंक्शन बाय सॉल्विंग दिस फंक्शनल इक्वेशन, और एक बार fx आने के बाद बस मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा फिर है ना। इस तरह के सवाल डीबी वगैरह के अंदर भी आते हैं हमारे ना, उसमें सिखाया जाता है हमारे पास दो अननोन है, एक तरह से एक fx है और एक f(1/x) है, और हमें fx कैलकुलेट करना है ना। तो किसी तरह से हमें एक इक्वेशन fx और f(1/x) में एक इक्वेशन हमें और जनरेट करनी होगी, एंड देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द fx, और एक बार fx आने के बाद मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा ना। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास है दैट इज 5 into fx प्लस 4 times of f(1/x) is equal to 1/x plus 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे अगर fx कैलकुलेट करना है तो मुझे एक इक्वेशन और जनरेट करनी पड़ेगी fx एंड f(1/x) में, एंड फॉर दैट आई विल सब्स्टिट्यूट x by 1/x इन दिस इक्वेशन। तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं 1/x से ना, तो x को मैं 1/x रखूंगा तो इट विल बिकम 4 times of fx, तो उसको मैं आगे लिख रहा हूं यहां पर ना, 4 times of fx आ जाएगा, प्लस यहां x की जगह 1/x रखूंगा तो 5 times of f(1/x) आ जाएगा, x को रिप्लेस कर रहा हूं 1/x से, इट विल बिकम x plus 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे fx बचा के रखना है ना, तो ये f(1/x) को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां 20 f(1/x) आ जाएगा, यहां 20 f(1/x), दोनों को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये टर्म तो कट ही जाएगा, क्योंकि ये सोच समझ के कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं ना। अब 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा, 25fx, और ये आएगा 16fx, तो 25 - 16 इज 9fx, तो एक तो आ जाएगा 9fx, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5/x आएगा प्लस 15 आ जाएगा, और हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया है, तो -4x - 12,
ये इस तरह से आ जाएगा बच्चों ने। बट अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 5/x, और ये कितना आ गया हमारे पास, -4x आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें 18 चाहिए, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18fx हमारे पास आ जाएगा ना, और 18fx विल कम आउट टू बी 10/x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना तो 8x एंड +6। मतलब मुझे 18fx को इंटीग्रेट करना है ना, 18 को बाहर निकाल रखा है हमने ना। नाउ विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैं यहां से इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेट करके जो भी मैं चाहता हूं 1 to 2 मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं उसको ना, तो उसको कैलकुलेट कर सकता हूं ना। therefore 18 इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 fx dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2, और कितना आ गया, 10/x आ गया, -8x आ गया, +6। बस इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है हमारे लिए, इसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। तो 10 मैंने बाहर ले लिया, 1/x का इंटीग्रल आ जाएगा ln x, x की लिमिट पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड वगैरह लगाने का कोई इशू नहीं है ना। इट विल बिकम 4x² +6, x आ जाएगा 1 से 2 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं फिर अब हम, और आंसर मालूम पड़ जाएगा उससे ना। तो व्हाट वी गेट 10 इंटू ln2 माइनस ln1, ln1 0 हो जाएगा ना, -4, तो ये आएगा 4 - 1, तो 3 आ जाएगा मतलब है ना, एंड प्लस दिस इज 6 into 1, तो दिस इज 10 into ln2 माइनस ये 12 आ गया, वो 6 आ गया तो -6 आ जाएगा। तो आंसर विल कम आउट टू बी 10 ln2 - 6, 10 ln2 - 6। वो जनरली कैलकुलस में लॉग का मतलब ln लेते चलते हैं अपन, तो ये सब ln2 लिखे हुए हैं, दिस इज ओवरऑल ln2। कैलकुलस का यूज कर रहे हैं और लॉग लिखा हुआ है मतलब ln की यूज कर रहे हैं अपन, ln मान के चल रहे हैं। तो 10 ln2 - 6, दिस इज द आंसर इज 10 ln2 - 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग से रिलेटेड है ना। रीजनिंग का सवाल अपन एक मान के चलते हैं ना कि भाई ये ऐसा टॉपिक रह गया आप जेई मेन हमारा अंदर, जो जेई मेन के अंदर आता है बस है ना। बाकी सारे लगभग जो है जेई एडवांस के अंदर भी हैं, जो जेई मेन के अंदर है। स्टेट्स भी इस साल ऐड कर दिया गया है, सब्जेक्टिव एडवांस के अंदर स्टेट्स के भी सवाल आएंगे। तो इसमें पता लगाना है ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें इफ पी देन क्यू का यूज कर रखा है ना, इफ पी देन क्यू का यूज हो रहा है, एंड का यूज हो रहा है, ये भी इफ पी देन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो हम जानते हैं अगर स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको बोल सकते हैं इफ पी देन क्यू। तो इट इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू, ये इसके इक्विवेलेंट होता है ना। बस इसी का यूज कर लेंगे ना अपन। तो जो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखो आप, P इंप्लाइज Q, फिर उन्होंने एंड का यूज कर रखा है, एंड R इंप्लाइज Q। तो इट इज इक्विवेलेंट टू, अब इफ P देन Q को क्या लिख सकता हूं मैं, नॉट P और Q। तो नॉट P और Q, इसको मैंने ऐसा लिख लिया, एंड अप्लाई कर दिया, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, नॉट R और Q, नॉट R और Q। अब ध्यान से देखें कि भाई ये यहां पर हमारे पास Q दोनों में कॉमन है ना, यानी Q का और मैंने नॉट P के साथ भी ले रखा है, और Q का और मैंने नॉट R के साथ भी ले रखा है, और बीच में क्या हमारे पास एंड है ना। तो कहने की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है हमने, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम, नॉट P एंड नॉट R और Q। दोबारा अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ये जो और जो ऑपरेटर है ये नॉट P के साथ भी यूज होगा और ये नॉट R के साथ भी यूज होगा ना। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, पर अब इसमें से यहां से मैं नॉट कॉमन ले सकता हूं, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर सकता हूं। तो वी कैन राइट दिस इज नॉट P और R और Q। अब ध्यान से देखें ये एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है। हम जानते हैं अगर ऐसा लिखा हुआ है नॉट T, अगर ऐसा लिखा हुआ है नॉट R और Q लिखा हुआ हो, तो डिस सेम एज R इंप्लाइज Q। ये देखा था ना शुरू में हमने, P इंप्लाइज Q को लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q को ऐसा लिखा जा सकता है, P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू, P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली नॉट P और Q। तो नॉट P और Q अगर लिखा हुआ है तो इसको P इंप्लाइज Q लिखा जा सकता है, तो इसको नॉट दिस और Q लिखा हुआ है ना, तो दिस इज सेम एज P और R इंप्लाइज Q। Therefore, the given statement will be equivalent to P or R implies Q. 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 Correct answer 2 आएगा बच्चों इसका, second is the correct answer. P or R not Q implies Q. It will be equivalent to P or R
क्योंकि और एक बार यहां आ गया, एंड बीच में लग गया, इसको मैं ऐसा लिख पाया है ना, और ऐसा लिख पाने के कारण फिर हम यहाँ आ गए, यहां से मैंने कॉमन ले लिया, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया, तो एंड से और बन गया, और इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूं पी और आर इंप्लाइज क्यू। तो करेक्ट आंसर विल बी, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 2 आएगा बच्चों इसका ना, पी और आर इंप्लाइज क्यू, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका सेकंड आ जाएगा ना। तो रीजनिंग से रिलेटेड सवाल था ये। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 अगेन वेक्टर से रिलेटेड सवाल है। वेक्टर के 2 सवाल आ गए मतलब है ना, उसमें एक थीटा का भी यूज कर लिया उन्होंने और ट्राइंगल का एरिया भी निकलवा लिया ना, और यहां पर भी वेक्टर का यूज कर रहे हैं। 2 सवाल वेक्टर के आ गए मतलब हमारे पास। तो एबीसी 3 वेक्टर दे रखे हैं और लिखा हुआ है डी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी हम जानते हैं 2 वेक्टर हैं और हमेशा एक प्लेन में होते हैं ना। तो मैंने मान लिया बी और सी ऐसा है। अब कोई वेक्टर अगर इनके परपेंडिकुलर है तो या तो वो बाहर आ सकता है या इधर आ सकता है ना, मतलब वो बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। इसका मतलब अगर डी वेक्टर बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम ये देखकर बोल सकते हैं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, या प्लस माइनस नहीं भी लगाऊं तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ सकती है ना। अब मैं मान के चल रहा हूं कि लैम्डा पॉजिटिव आएगा, मैंने प्लस माइनस साइन लगा दिया, या फिर मैं लिख सकता हूं सिर्फ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी भी लिखा जा सकता है ना। अब लैम्डा निकालना है, बी और सी तो मुझे दे रखे हैं ना, लैम्डा निकालने के लिए मुझे ए डॉट डी का यूज करना पड़ेगा। ए डॉट डी मुझे 18 दे रखा है, तो पहले मैं बी क्रॉस सी निकाल सकता हूं ना, और बी क्रॉस सी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं उसको हम आई जे के, और बी क्रॉस सी को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है ना। बी कितना है हमारे पास 1 -2 -2 1 -2 -2, और सी कितना है हमारे पास -1 4 3। बस यहां से मैं निकाल सकता हूं बी वेक्टर को ना, इसको कैलकुलेट करके मैं इस वेक्टर को निकाल सकता हूं ना। तो कितना आ जाएगा -6 + 8, तो +2 आ जाएगा, मतलब माइनस जी आएगा, दैट इज 3 -2 प्लस के आ जाएगा बच्चों यहां से, और आएगा 4 -2, ये 2 आ जाएगा ना। तो ये ऐसा आ गया, देखो डी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, और ये कितना आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस जे एन प्लस 2 के। अब लैम्डा निकालने के लिए हम ए डॉट डी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो सिंस ए डॉट डी इज इक्वल टू 18, ए डॉट डी इज इक्वल टू 18, तो अगर मैं ए डॉट डी निकालूंगा तो ए डॉट डी तो 18 आ जाएगा, हम ए से डॉट कर रहे हैं मतलब, तो ए डॉट डी तो 18 आ गया, ये प्लस माइनस लैम्डा लिख सकता हूं मैं यहां पर ना। अब मैं इसका डॉट निकाल रहा हूं ए से, ए हमारे पास है ही सही, तो अगर मैं ए का इससे डॉट निकालूंगा तो व्हाट वी गेट 4 -3 n + 8, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 12 -3 इज 9, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस -2, लैम्डा 2 भी आ सकता है -2 भी आ सकता है ना। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहां पर प्लस -2 आ गया हमारे पास। हम चाहें तो डी वेक्टर को लिख सकते हैं ना, ये जो लैम्डा लिखा हुआ था, ये प्लस माइनस लैम्डा जो लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं प्लस -2, दिस इज इक्वल टू प्लस -2। अब हमें ए क्रॉस जी निकालना है, तो ए क्रॉस जी निकाल सकते हैं ना, ए से हम क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब हमें ए क्रॉस जी निकालना है बस, तो ए क्रॉस जी निकालने के लिए वेक्टर ए हमारे पास है, वेक्टर डी हमारे पास है, और ए क्रॉस जी के हमें कैलकुलेट करना है, तो ए क्रॉस जी को निकाल के देख सकते हैं अपने ना। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस जी होल स्क्वायर, सिंस मॉड ऑफ ए क्रॉस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा, हम लैग्रेंजेस के एनईटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड डी स्क्वायर माइनस ए डॉट डी होल स्क्वायर माइनस ए डॉट डी होल स्क्वायर माइनस ए डॉट डी होल स्क्वायर, और ए डॉट डी पता ही है हमें ना, तो ये लैग्रेंजेस के आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दिया ताकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना, लैग्रेंजेस के आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दिया। अब मॉड है मेरे पास यही से यहां से निकाल सकता हूं मैं, सिंस मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए इज इक्वल टू, तो मॉड ए कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9 n + 16, तो 29 आ गया है, स्क्वायर रूट 29। और अगर मैं मॉड डी निकालना चाहूंगा तो मॉड डी विल कम आउट टू बी, मॉड डी को मैं यहां से निकाल लूंगा ना, तो मॉड डी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मॉड डी कितना आ जाएगा 2, मॉड डी आ जाएगा हमारे पास 2 × स्क्वायर रूट ऑफ, भाई 2 तो रहेगा इसे एरिडिस, और इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं, तो 4 + 1 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 6, ये 6 आ जाएगा हमारे पास, मॉड डी 6, और ए डॉट डी मुझे पता है 18 के बराबर है ना, देयरफॉर यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से दैट मॉड ऑफ ए क्रॉस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इज 29, मॉड डी स्क्वायर इज 36, ए डॉट डी इज 18, तो 18 का स्क्वायर 18 × 18 आ गया ना। पर इसको कैलकुलेट करना है मुझे, 18 में बाहर निकाल सकता हूं,
तो वी गेट 58 माइनस 18, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो 58 माइनस 18 इज 40 एंड 18 4 जा 72, तो 18 4 जा 72 आता है। देन द आंसर विल कम आउट टू बी 720। तो लैग्रेंजेस के आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने से हमें A क्रॉस D कैलकुलेट नहीं करना पड़ा है ना, और ये लैग्रेंजेस के आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लिया एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 720। तो 720 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी आसान की कैटेगरी में था मेरे हिसाब से ना। वेक्टर के 2 सवाल आ चुके, एक में वेक्टर 3D भी था और ये प्योर वेक्टर का सवाल हो गया ना, और लैग्रेंजेस के आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 अगेन लिमिट और सीक्वेंस का जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास यहाँ, और ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है ना। तो A1 A2 A3 सब AP के अंदर है विथ कॉमन डिफरेंस D, विथ कॉमन डिफरेंस D कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों, D इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ D लिखा हुआ है विथ कॉमन डिफरेंस D यहां पर लिखा हुआ है, D इज द कॉमन डिफरेंस विथ कॉमन डिफरेंस D। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो D हमारे पास है ना। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, स्क्वायर रूट ऑफ D बाई n और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 A2। तो थोड़ा रेशनलाइज कर देंगे इस पर है ना। रेशनलाइज करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि ये सम निकाल लें, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद यहां रखने के बाद फिर लिमिट कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे। तो फर्स्ट सम बच्चा हमारे पास ये फर्स्ट सम ये है स्क्वायर रूट ऑफ A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1, ये फर्स्ट सम हमारे पास है ना। ये हम ध्यान से देखें ना, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जनरल टर्म लिख लेते हैं इसको, ताकि समेशन में निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को ना। सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेता हूं, ये जो समेशन लिखा हुआ है इसका जनरल टर्म लिखा मैंने, इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म लिखा Tn इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ an प्लस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1। ये जनरल टर्म आ गया हमारे पास। ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये nth टर्म था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना। अगर मैं n को 1 लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n को 2 लिखूंगा सेकंड टर्म आ जाएगा, n लिखूंगा तो nth टर्म आ जाएगा। अब सिंस A1 A2 A3 AP के अंदर है तो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। और मेंशन किया हुआ है कि उस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। यहाँ इस AP का कॉमन डिफरेंस D हमारे पास है, दे रखा है, यानी जो D है ये उस AP का कॉमन डिफरेंस हमारे पास है। पर अब इसको कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे अगर हम, तो मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं ना। तो रेशनलाइज करने पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1, और नीचे कितना आ जाएगा an माइनस an माइनस 1 आ जाएगा। और ये कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस हो गया, तो इट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1 अपॉन D आ गया बच्चों ना। तो अब ये सम में निकाल सकता हूं, ये तो जनरल टर्म था, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn निकालना है ना। तो अगर मैं यहां से T1 निकालने की कोशिश करूंगा तो 1/d सब में आएगा। T1 कितना आ जाएगा, T1 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1। फिर T2 अगर मैं निकालूंगा तो अगेन इट विल बी 1/d स्क्वायर रूट ऑफ A3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2। T3 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो अगेन 1/d स्क्वायर रूट ऑफ A4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A3 आ जाएगा यहां से ना। और अगर मैं Tn निकालने की कोशिश करता हूं तो 1/d स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1, ये ऐसा आ जाएगा ना। बस इन सबको ऐड करना है, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा इस तरह से, अगर मैं ऐड करूंगा इनको तो ऐड करने पर ये टर्म्स कैंसिल होती जाएंगे ना। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसके जस्ट पहले जो टर्म आएगा उसमें यहां जो लिखा होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो सम था ना, ये सम हमने कैलकुलेट कर लिया, इस सम को मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये सम जो हमारे पास आएगा देयरफॉर दिस सम इज इक्वल टू, सबको ऐड करने पर जो Sn आया हमारे पास वो कितना आ गया, 1/d आ गया, 1/d एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1। ये सम आ गया बच्चों, ये जो अंडरलाइन किया ना मैंने, ये सर्कल किया, ये इससे सम आ गया। बस इसको रख देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ d बाई n से इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें लिमिट निकालनी है ना। तो अब लिमिट को निकाल सकते हैं अपने ना। तो लिमिट को निकालने के लिए मैं इन सबको रब कर सकता हूं यहां से ना, क्योंकि हमने सम कैलकुलेट कर ही लिया ना। अब जो लिमिट मुझे कैलकुलेट करना है वो ये है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ d बाई n स्क्वायर रूट ऑफ d बाई n इनटू, और जो सम हमारे पास आया वो आया स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 अपॉन d, ये आया हमारे पास सम। बस इसमें मैनिपुलेट करना, an का मतलब nth टर्म हो गया और A1 का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ d से इस d को मैं कैंसिल कर देता हूं और यहां आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d। तो बस अब लिमिट हमारे पास ये हो गई, दिस लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस
a1 स्क्वायर रूट ऑफ a1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू डी। अब an का मतलब क्या है, हमें n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है ना, तो ध्यान से देखिए नीचे जो डिग्री है n की वो हाफ है, तो अगर डिग्री का मिसमैच आएगा तब तो फिर आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी ना, लेकिन अगर डिग्री का मिसमैच नहीं आएगा तो फिर आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी ना। तो an को लिख सकते हैं हम, an को अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो an को ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और स्क्वायर रूट ऑफ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 चल ही रहा है हमारे पास है ना। अब वो जो स्क्वायर रूट ऑफ n डी था ना उसको अलग अलग कर लिया हमने, सेपरेट कर लिया ना, ये ऐसे मैंने सेपरेट कर लिया ना। तो यहां तो क्लियर कट है कि अगर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो ये टर्म तो जीरो आ जाएगा ना। और इसको लाने के लिए हम ध्यान से देख सकते हैं भाई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n है, इसको अंदर ले जा सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ना, और जैसे इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो हमें दिखने लग गया मेरे हिसाब से वो लिमिट वाली वन आ जाएगी ना, तो याद आएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। और यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा इसको तो याद आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 अपॉन एन डी और प्लस याद आएगा 1 माइनस 1 बाई एन इंटू डी और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन डी। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और हम अगर मैं n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी की बात करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये यहां पर डी आ जाएगा, और ये एन डी को ऊपर ले गए थे हम तो डी से डी भी कट जाएगा ना, ये एन डी को ऊपर ले गए थे ना तो डी से डी भी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा। तो जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो वी गेट 1 विल बी द आंसर। ये जीरो हो गया, ये 1 बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो लिमिटिंग वैल्यू इज 1। तो एपी और लिमिट का थोड़ा कॉम्बिनेशन था इसमें ना, एंड द इंटीजर टाइप में था, ये बच्चों ने जैसे बताया कि इंटीजर टाइप में था, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, अच्छी है, और कॉस टू द पावर साइन टू द पावर कुछ इंटीजर लिखे हुए हैं ना, तो वोलिस फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है मेरे हिसाब से। तो ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 एंड कॉस टू द पावर 5x cos x होल पावर 5 sin x होल पावर 7 dx। बस सिंपली वोलिस फॉर्मूला लगाना है अपने को ना, i इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, तो कैलकुलेट करना है, वोलिस फॉर्मूला लगाना है। तो 5 माइनस 1 5 माइनस 3, अब 7 से आ जाते हैं तो 7 माइनस 1 आएगा, 7 माइनस 3 आएगा, 7 माइनस 5 अपॉन इनका सम कितना आएगा 12, तो 12 फिर 2 लगातार कम करते रहेंगे हम, 8 6 4 एंड 2, और दोनों अगर इवन होते तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करता मैं, लेकिन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना बस हम मैनिपुलेट करना है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, 2 से 2 अगेन ये 4 है और ये 2 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट 1/20 1 अपॉन 120 दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों उसका 1 अपॉन 120।